मूल अधिकारों के प्रकार। मूल संविधान में हमारे साथ थे, एक एक करके देखेंगे कौन कौन से थे। पहले मूल अधिकार की बात करें तो पहला मूल अधिकार हो जाता है हमारा समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है जी। इसमें अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल हमारे हो जाते हैं? आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक के आर्टिकल हमारे इस फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलते हैं। पहले फंडामेंटल राइट में जिसको कहा जाता है समता का अधिकार। दूसरे की बात करें तो दूसरा हो जाता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की बात करें तो इसमें हमारे आर्टिकल आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 19, 20, 21, 22। ये चार आर्टिकल हमारे किस में आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 तक के आर्टिकल हमारे इसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में तीसरा फंडामेंटल राइट जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अगर बात करी जाए आर्टिकल्स की तो इसमें दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 हमारे इससे संबंधित हो जाते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार से। इससे अगला हो जाता है आपका फंडामेंटल राइट जो कि हमारा चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा हो जाता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमारे कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 तक के हमारे सभी के सभी आर्टिकल किसके हो जाते हैं? इसके हो जाते हैं। उससे अगला फंडामेंटल राइट आ जाता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। इससे अगला हो जाता है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इस वाले फंडामेंटल राइट्स में हमारे दो आर्टिकल देखने को मिलेंगे, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। इसके बाद जो हमारा अगला मूल अधिकार था जिसको कहते थे हम संपत्ति का अधिकार, जिसको हमसे ले लिया गया था साल 1978 में, मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय, कुछ समस्याएं आ गई थी जिसको लेकर के क्या है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स हमसे क्या है वापस ले लिया गया और इसको अनुच्छेद 300 के कै में डाल दिया गया। ठीक है जी। उसके बाद में जो हमारा अगला बस्ता है उसको बोला जाता है संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार जिनको भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें एक आर्टिकल आ जाता है अनुच्छेद नंबर 32। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको देखेंगे। सबसे ज़्यादा मुख्य फोकस किस पर रहेगा? एक तो आर्टिकल नंबर 14 पर हमारा रहेगा, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 32। ये जो आर्टिकल्स हैं ये भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चार आर्टिकल हैं ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे हम सारे आर्टिकल्स को, एक एक को हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है जी। ये सारे के सारे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो हमारा अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 कहोगे जी भारतीय संविधान तो हमारा जो मूल अधिकार है आर्टिकल नंबर 12 से शुरू हो जाते हैं, तो आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 इनका बीच में प्रयोग होगा, तो उसी समय हम देख लेंगे कि इन वाले आर्टिकल्स में क्या क्या दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा है और आर्टिकल नंबर 13 में विधियों को परिभाषित किया गया कि आखिरकार विधियाँ क्या होती हैं। ठीक है। अनुच्छेद 14 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 हमको बताता है, अनुच्छेद 14 बताता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। इस आर्टिकल में दो चीजें दी गई हैं। पहला जो भाग दिया गया है इसमें दिया गया है कि विधि के समक्ष समता,
क्या दिया गया, विधि के समक्ष समता, और दूसरा दिया गया है विधि का समान संरक्षण। ये दो चीजें हमारे में एक ही क्लॉज में है, लेकिन भारतीय संविधान में ये दो अलग अलग देशों से लिया गया। पहला जो लिया गया था पॉइंट, विधि के समक्ष समता, इसको लिया गया था हमारा ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, जो कि नेगेटिव व्याख्या करता है। यानी कि नेगेटिव व्याख्या का मतलब भी मैं समझाऊंगा, कैसी व्याख्या करता है, नेगेटिव व्याख्या। ठीक है जी। और ये जो है विधि का समान संरक्षण, ये लिया गया था यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से। ठीक है जी। और ये कैसी व्याख्या करता है, ये इस आर्टिकल की पॉजिटिव व्याख्या हमको देखने को मिलती है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या, पहला पॉइंट बताता है विधि के समक्ष समता, यानी कि एक विधि होगी, जैसा आपने देखा होगा कि जो हमारी न्याय की देवी है उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो क्या है, सबको एक समान रूप से देखती है, किसी को स्पेशल नहीं देती है राइट्स। यानी कि विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के सामने सब कुछ क्या होगा, समान होगा। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या अपाहिज, क्या हाई कास्ट, क्या लोअर कास्ट, सारी की सारी चीजें क्या होंगी, समान होंगी। दूसरा बताता है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण ये कहता है कि देखो समान परिस्थितियों में व्यक्ति के साथ समान भेदभाव होना चाहिए। समान परिस्थितियां कैसी हो सकती हैं, सपोज कीजिएगा एक महिला है, एक पुरुष है, दोनों कहीं नौकरी करते हैं। पुरुष को जो महिलाएं हैं हमारी, उनकी भौतिक स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए तो उनकी अलग कंडीशंस हैं, यानी कि उनको गर्भवती होती हैं, तो उन समय में क्या है, वो कुछ कार्य नहीं कर सकती, तो इस समय में उनके साथ क्या है, भेदभाव किया जा सकता है। तो वो भेदभाव कहाँ संभव होगा, विधि के समान संरक्षण में वो पॉसिबल होगा। ठीक है, विधि सबको एक समान देखेगी, विधि के सामने ना कोई बड़ा होगा, ना कोई छोटा होगा, ना ऊंचा ना नीचा, विधि के लिए सब बराबर होंगे। ठीक है जी। क्या एक अंबानी हो सकता है, क्या केजरीवाल हो सकते हैं, या फिर एक मैं साधारण सा आदमी, विधि के लिए सब बराबर है। विधि के लिए सब बराबर है, इसीलिए आज केजरीवाल कहाँ भटक रहे हैं, जेलों में भटक रहे हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि नेता है तो उनके लिए क्या हो जाएगी, विधि नीची हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनका क्या है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दो व्यक्ति कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल नंबर 361 भारतीय संविधान का, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 361 से क्या है, दो व्यक्तियों को पावर मिलती है। दो व्यक्तियों कौन कौन है, दो व्यक्ति में आ जाते हैं आपके, एक तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको क्या है, विधि के समक्ष समता वाला जो है लागू नहीं होता। यानी कि अगर ये व्यक्ति कोई क्राइम करते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है कभी भी और ना ही होने की संभावना है कि एक इतने गरिमामय पद पर बैठा हुआ आदमी कोई गलती कर दे और उसको क्या है, जेल जानी पड़े, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर विधि के समक्ष समता वाला अनुच्छेद लागू नहीं होता। यानी कि ये कोई भी अगर क्राइम करते हैं तो इनके लिए, इनके ऊपर ना तो कोई ट्रायल चल सकता है, अगर कोई पुराना ट्रायल चल भी रहा है तो वो भी क्या है, क्लोज कर दिया जाएगा, यानी पूरी तरीके से बंद। यानी कि विधि का निर्माण हमारे यहाँ कौन करते हैं, फाइनली मोहर किसकी लगती है विधि पर, हमारे राष्ट्रपति की लगती है। तो उसके ऊपर कोई भी विधि लागू नहीं होती है, उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। इसका भी एक अपवाद कह सकते हैं कि आपराधिक मुकदमा नहीं होगा, लेकिन कोई भी दीवानी मुकदमा जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल पर चल सकता है, वो भी तब जब उनको 2 महीने का प्री नोटिस दिया गया हो, तब क्या है, आप इनके ऊपर ट्रायल चला सकते हैं। अन्यथा राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर कभी भी कोई भी ट्रायल नहीं चलता, ये समता के अधिकार से क्या आते हैं, बाहर आते हैं। दूसरी चीज देखी जाए तो आर्टिकल नंबर 105 अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 क्या बताता है कि जो हमारी भारतीय संसद है, भारतीय संसद में जो हमारे सांसद लोग हैं, चाहे वो हमारी राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें जो भी व्यक्ति हैं, अगर वो संसद में अंदर किसी भी बात के ऊपर अगर झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो उसका भी ट्रायल क्या है, किसी भी कोर्ट में नहीं चलेगा, उनको भी क्या है, इसमें छूट मिलती है। कौन से, आपके संसद के सदस्य, संसद के सदस्यों को क्या है, इसमें छूट मिलती है। और सिमिलरली आर्टिकल नंबर 105 अनुच्छेद 105 जो कि क्या बताता है, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के ऊपर भी क्या है, कोई ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। अगर वो उस समय विधानमंडल में है और कुछ क्या है, गड़बड़ी कर देते हैं, तो उनके ऊपर भी क्या है, कोई भी
मुकदमा नहीं चल सकता, कोई भी आपराधिक मुकदमा उनके ऊपर नहीं चल सकता है। ये क्या हो जाते हैं, कुछ इनके विशेषाधिकार हो जाते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिएगा, ये था हमारा अनुच्छेद संख्या 14। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद संख्या 15 की। कौन सा? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो हमारा समता का अधिकार है, एक बात ध्यान रखेंगे, आर्टिकल नंबर 14 सर्वोपरि है। बाकी के सारे आगे जितने भी आएंगे आर्टिकल नंबर 15, 16, 17, 18, ये सारे के सारे क्या हैं, इनके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। आर्टिकल नंबर 15 की अगर बात करी जाए तो आर्टिकल नंबर 15 ये निर्देश देता है किसको? राज्य को, कि राज्य केवल, इस आर्टिकल में 5 आधार बताए गए हैं, ठीक है जी। 5 आधारों के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य। अब यहां पर राज्य की परिभाषा को मैं डिफाइन करूंगा। राज्य केवल जन्म स्थान, धर्म, जाति, मूल वंश तथा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। इसमें कुछ चीजें पॉइंट में हाईलाइट करता हूं, वो हाईलाइट कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। एक तो पहला बताता है इसमें केवल, दूसरा राज्य, और क्या नहीं कर सकता, किन आधारों पर नहीं कर सकता, तो ये 5 आधार बताए गए हैं, जन्म स्थान, धर्म, जाति, मूल वंश और आपका लिंग। ये 5 आधार बताए गए हैं कि इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। बाकी औरों के आधार पर कर सकता, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इस आधार पर भेदभाव कर सकता है, ठीक है। कोई महिला है पुरुष है, इस आधार पर नहीं कर सकता। इस आधार पर अभी बोला गया है इसमें लिंग के आधार पर, तो फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर भेदभाव कर सकता है, लेकिन इनके आधार पर नहीं करेगा। केवल इनके आधार पर नहीं करेगा। और कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। अब राज्य की जरा मैं परिभाषा बता देता हूँ कि आखिरकार ये राज्य है क्या। ये किसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही, बिहार की बात नहीं हो रही, पंजाब की बात नहीं हो रही, झारखंड की बात नहीं हो रही। राज्य क्या है? राज्य की परिभाषा हमारे अनुच्छेद संख्या 12 में लिखा गया है। अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 क्या बताता है? क्या अनुच्छेद 12 में राज्य वो है जो हमारी भारतीय संसद है, भारतीय सरकार है, वो हमारी राज्य की परिभाषा में आती है। किसी भी राज्य का विधानमंडल है, राज्य की सरकार है, वो हमारी अनुच्छेद 12 में आती है। कोई भी ऐसी संस्था है जो कि सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः पोषित है, वो हमारी किस में आएगी? वो आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा में आती है। कोई भी हमारा ऐसा व्यवसाय है या फिर ऐसा कोई भी बिजनेस है जो कि सार्वजनिक हितों के लिए कार्य करता है, वो अनुच्छेद क्या है? 12 में आएगा, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है। कौन कौन सी चीजें आएंगी? एक तो हमारा हो जाएगी भारत सरकार, भारत सरकार, किसी भी राज्य की सरकार, राज्य सरकार, और क्या हो जाएगा आपका? निकाय, नगरीय निकाय जो होते हैं, निकाय चुनाव जो होते हैं, पंचायती राज जो होते हैं, वो भी इसी में आते हैं। कौन सा? पंचायती राज, पंचायती राज वो भी इसी में आ जाता है। और इसके साथ और बात करें तो कोई भी हमारा जैसे हमारी LIC एक संस्था है, तो LIC भी किस में आएगी? राज्य की परिभाषा में आती है। ONGC हो जाता है, वो भी राज्य की परिभाषा में आता है। इंडियन ऑयल हो जाता है, वो भी राज्य की परिभाषा में आएगा। किसी भी आप बिजनेस को ले लो तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखे देता हूँ, LIC, ONGC, ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? हमारे राज्य की परिभाषा में ये आ जाते हैं। ये किस में आ जाएंगे? राज्य की परिभाषा में आ जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं वापस से यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो ये किस आधारों पर भेद नहीं करेगा? इन 5 के आधार पर नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। हमारे भारतीय संविधान बनाने वाले बड़े ही स्मार्ट थे। स्मार्ट में सबसे सर्वोपरि नाम जिनका आप सुनते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने इन आधारों को लिखा और इन आधारों के साथ लिखने के बाद आगे इसमें कुछ और आर्टिकल्स में सब आर्टिकल जोड़े गए ताकि ये डिफाइन कर सके कि आगे चलकर कोई भी भेदभाव नहीं होने वाला, ठीक है। ये इसका क्या है? आर्टिकल नंबर 15 का फर्स्ट क्लॉज हो जाता है। आर्टिकल नंबर फर्स्ट क्लॉज हो जाता है। 15 के अगर सेकंड की बात करूं तो उन्होंने ये भी डिफाइन कर दिया कि भाई साहब राज्य तो कर ही नहीं सकता भेदभाव, राज्य तो करेगा ही नहीं, साथ के साथ कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा इन 5 के आधार पर। क्या लिख दिया? कोई भी व्यक्ति इन 5 के आधार पर
इन पांचों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। उन्हें पता था कि भाई राज्य तो एक बार को मान लेगा, लेकिन जो भेदभाव की प्रथाएं चल रही आ रही थी वो हमारे भारतीय समाज में पुराने समय से वर्णित थी। तो बोले कि इन व्यक्तियों को अगर ये राइट्स दिया जाए कि कोई व्यक्ति भी भेदभाव नहीं करेगा तो संभावना है कि समानता की भावना हमारे देश में आ जाए। तो इसमें भी दो चीजें दी गई थी, आर्टिकल नंबर 15 के दो में भी दो चीजें लिखी गई थी कि कौन कौन से जगह पर नहीं कर सकता। इसमें कौन कौन से स्थान बताए गए। पहला स्थान बताया गया इसमें कि देखो ये जो हमारे सार्वजनिक होटल होते हैं, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, मनोरंजन स्थान, और आपके क्या हो सकते हैं होटल, मनोरंजन स्थान। तो इस टाइप के जो भी जगह हैं, जो कोई पर्सनल व्यक्ति चला रहा है, किसी की ये होटल होगा, किसी व्यक्ति का होगा, सरकार के तो होटल है नहीं। मनोरंजन स्थल है यानी कि पिक्चर हॉल है, वो किसी व्यक्ति के ही होंगे। यानी कि वो व्यक्ति क्या है इनमें और इनमें, क्योंकि ये सार्वजनिक प्रयोग के लिए है, तो इनमें भी क्या है इन पांचों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि किसी होटल वाले के यहाँ गए, होटल वाला आपसे पूछने लगे, बोले भाई साहब आपकी कास्ट क्या है, वो बोला जाट। बोले कि भाई साहब जाट तो नहीं खा सकते इस वाले होटल पर खाना, ये तो केवल बनियों के लिए है। तो ये वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए ये लाया गया। बोला कि भैया मनोरंजन स्थान, होटल वगैरह क्या है, इन पर भेदभाव नहीं करेगा। ये तो शहर की बात हो गई। अब दूसरी बात करें तो दूसरा क्या प्रतिबंध लगाया गया है यहाँ पर लिख दिया गया, गांव में जो चलती थी पुरानी व्यवस्था, उसमें पानी निकालने के लिए कुएं होते थे, सार्वजनिक प्रयोग के लिए होते थे, तालाब होते थे, यानी कि पशुओं को पानी पिलाया जाता था, धोबी घाट हुआ करते थे जहाँ पर सब सार्वजनिक रूप से आकर के क्या थे कपड़े वगैरह धोते थे। तो इन्होंने वो स्थान भी लिख दिए गए कि भैया कुएं, ठीक है जी, और क्या हो जाएगा आपका तालाब, स्नान घाट, तालाब, स्नान घाट, घाटों पर भी कोई व्यक्ति क्या है भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि ये व्यक्तियों के लिए बोल दिया गया कि भाई साहब आप भी क्या है यहाँ पर भेदभाव नहीं करोगे। समझ में आ गया यहाँ तक। ये थे हमारे अनुच्छेद 15 के दो क्लॉज। आर्टिकल नंबर 15 का एक जो कि क्या है राज्य केवल इन आधारों पर भेद नहीं करेगा, और नंबर 2 में बता दिया कोई भी व्यक्ति क्या है भेदभाव नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि भेदभाव आखिरकार होगा कहाँ। हमारे यहाँ आर्टिकल कैसे हैं, सापेक्ष हैं, ये ऐसे ही नहीं मिल गए हैं। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भाई भेदभाव तो जरूरी है, क्या महिलाएं पुरुष एक बराबर हो सकती हैं? हो सकती हैं, प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन जब भौतिक आधार पर नहीं है संभव तो यानी कि कुछ ना कुछ क्या है उनको स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। तो स्पेशल राइट्स के लिए ही हमारा जो अगला हो जाता है इसका सेक्शन आर्टिकल नंबर 15 का 3 अनुच्छेद 15 का थर्ड क्लॉज। अनुच्छेद 15 का थर्ड क्लॉज क्या बताता, बोल के देखो राज्य क्या है लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता है, लिंग के आधार पर यानी कि महिला पुरुष, और इसमें लिंग के आधार पर भेदभाव के लिए इस क्लॉज में ये बताया गया देखो बच्चों और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रावधान कौन कर सकता है, राज्य कर सकता है। लिखा गया है इसमें कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है जी। इसी विशेष प्रावधान में कुछ राइट्स हैं जो कि महिलाओं को दिए गए थे। जैसे कि वर्तमान में आपको पता होगा जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण है, क्योंकि इसमें क्या क्या आ गया विशेष प्रावधान करने के लिए बोला गया, ठीक है जी। बच्चे हैं, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान में यह कहा गया देखो जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको क्या शिक्षा का अधिकार, तो वो कहाँ से मिलता है हमारा इसी क्लॉज से मिलता है विशेष प्रावधान के लिए। ये बड़ों के लिए तो है नहीं, पुरुषों के लिए तो है नहीं, ठीक है। महिलाओं को 33% आरक्षण तो पुरुषों के लिए तो है नहीं, पुरुषों के लिए तो सब कुछ है, ठीक है। पुरुष प्रधानता को समाप्त करने के लिए ही, समानता लाने के लिए ही भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग किया गया, ठीक है जी। ये विशेष प्रावधान के लिए यहाँ बोल दिया गया। इसके जो अगर फोर्थ क्लॉज की बात करें 15 का फोर्थ क्लॉज, अब यहाँ पर थोड़ा सा भेदभाव और बढ़ेगा, यानी कि अपवाद हैं। आर्टिकल नंबर 15 के फर्स्ट और 15 के सेकंड में जो दिया गया सब कुछ ये क्या है उसके अपवाद हो जाते हैं। 15 के 4 की बात करें
तो ये मूलतः हमारे संविधान में नहीं था। 15 का 4 जो था इसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। हुआ क्या था, हमारा देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद हमारे जो डीपीएसपी थे उसमें लिखा हुआ था कि भैया जो हमारे सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसके उत्थान के लिए राज्य को प्रयास करने चाहिए ताकि उनका क्या है उत्थान हो। तो ऐसे ही उस समय एक राज्य हुआ करता था मद्रास, वर्तमान में वो टूट करके अलग अलग राज्य बन चुके हैं। तो उस समय मद्रास राज्य था। मद्रास राज्य ने क्या किया, अपने यहाँ जितने भी उसके मेडिकल कॉलेज थे, इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उसमें क्या विशेष प्रावधान कर दिया, यानी कि उनको क्या है विशेष प्रावधान के चक्कर में आरक्षण दे दिया गया। तो वहाँ पर मामला पलट गया। वहाँ एक व्यक्ति ने बोला भाई साहब आरक्षण की व्यवस्था आप कैसे कर सकते हो, हमको तो फंडामेंटल राइट में समानता दी गई है कि भैया महिलाएं पुरुष सब एक बराबर हैं, तो ये कैसे, तो आपने जाति के आधार पर, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में ये भी लिखा है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, आपने भेदभाव कैसे कर दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। केस का नाम है आपका चंपकम दोराइजन बनाम भारत संघ, सॉरी मद्रास राज्य बनाम मद्रास राज्य। जब मामला गया मद्रास राज्य की उसकी हाई कोर्ट में, तो वहां जाकर के क्या है, पहले तो इसको क्लोज कर दिया गया, बोला कि भाई ये समानता के अधिकार के खिलाफ है, इसको नहीं कर सकते। तो फिर मद्रास सरकार ने बोला कि भाई साहब हम भारत सरकार से सिफारिश करेंगे। मद्रास सरकार ने भारत राज्य से सिफारिश करी, बोले कि भाई साहब इसके ऊपर कानून बना, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई भी अगर कानून बनता है तो वो केवल राइट्स किसको होगा, भारतीय संसद को होगा, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 35 बताता है। आर्टिकल नंबर 35 क्या है, केवल भारतीय संविधान ही, भारतीय संसद ही क्या है, इसके ऊपर कोई भी काम कर सकती है। तो इसके बाद में हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में आया और इसमें कहा गया कि जो सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उनके उत्थान के लिए क्या है, राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान क्या बताता है 15 का 4, राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष उपबंध। विशेष उपबंध क्या है, इसमें बोल दिया गया विशेष उपबंध में आपको कुछ भी शामिल हो सकता है, ये नहीं क्या केवल इसमें आरक्षण ही शामिल है, विशेष उपबंध में कुछ भी हो सकता है। वर्तमान में जो अल्पसंख्यकों के लिए या फिर आपके पिछड़े वर्ग के लिए जितनी भी भारत सरकार योजनाएं तैयार करता है वो इसी के आधार पर क्या है सारी की सारी योजनाएं की जाती है। आपने देखा होगा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष क्या बोलते हैं उसको, छात्रवृत्ति की प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना भी चलाई गई है जो पिछड़े वर्गों के लिए मोस्टली है, शायद उनको कोचिंग वगैरह के लिए जो कराया जाता है, तो वो क्या है वो सारा का सारा इसी में आता है कि राज्य क्या है करेगा। और उसके बाद में जो मद्रास राज्य था वहाँ पर क्या है आरक्षण की व्यवस्था हो गई। वहाँ पर क्या है केवल जो भारत उसमें मेडिकल कॉलेज या फिर सरकारी जितने भी संस्थाएं थी उनमें क्या है आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी इस आर्टिकल के बाद से, 15 के 4 के बाद से। समझ में आ गया। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले की, जो कि हो जाता है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 का 5वां पॉइंट। ठीक है जी, यहाँ तक बात थी, यहाँ तक चल गया मामला। उसके बाद अगर बात करें तो साल 2005 की बात है, यूपीए की सरकार थी, उन्होंने क्या कहा, एक गेम खेला, गेम ही कह सकते हैं या फिर जो भी कह सकते हैं, क्योंकि नागरिकों के सामने तो गवर्नमेंट गेम ही खेलती है। तो एक गेम खेला, वो गेम था कि भाई जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं अगर इन सबको, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इन सबको अगर प्राइवेट संस्थानों में भी क्या है अगर इनको छूट दे दी जाए तो कितना मजा आ जाए। तो उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और साल 2005 की बात है। तो ये हो जाता है हमारा आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 15 का क्लॉज नंबर 5। ठीक है जी, क्लॉज 5 क्या कहता है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से थे, मैंने बताया ना मूल संविधान में नहीं था, इसको लाया गया था 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। लिख देते हैं 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा। ठीक है जी, क्या था इसमें,
इसमें प्रावधान किया गया जो भी सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को शिक्षण संस्थाओं में पदों में छूट, पदों में और फीस में, पदों में छूट, यानी कि इनके लिए क्या है, सभी संस्थानों में सीटें रिजर्व कर दी गई। किसी लिए कर दिया गया, जो सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं। इसके ऊपर भी बहुत बड़ी राजनीति चली कि आखिरकार पिछड़ा वर्ग है क्या। पिछड़े वर्ग को अभी हम आर्टिकल नंबर 16 में डिफाइन करेंगे, उसमें आरक्षण की व्यवस्था है, तो वहां से देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग कौन है। इसके लिए आयोग बने थे, काका कालेकर आयोग था, मंडल आयोग था। तो इस तरीके से कई राजनीति के दौरान उस समय क्या है, इस समय गठन किए गए थे आयोग का। ठीक है जी। तो इसके साथ साथ क्या हो गया, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से क्या पिछड़े वर्ग को SC ST को शिक्षण संस्थाओं में क्या मिल गई, पदों में छूट मिल गई। यानी कि शिक्षण संस्थानों में क्या है, प्राइवेट में भी क्या है, लागू हो चुका था आर्टिकल नंबर 15 के 5 से। उसके बाद बात करते हैं, अगला आर्टिकल हो जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 15 का छठा पॉइंट, अनुच्छेद 15 का क्लॉज नंबर 6। ये हाल ही में जोड़ा गया था, ये नवीनतम संविधान संशोधन हुआ था साल 2019 में। साल 2019 में कौन सा हुआ था, आपका 103वां 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट साल 2019 यानी कि 2019, इसमें लाया गया था। दरअसल ये जो प्रावधान था आर्टिकल नंबर 15 का 6, ये पहले भी प्रयास किए गए थे इसको लाने के। साल 1991 में, जिस समय भारत में PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने 2 क्लॉज लागू करने के प्रयास किए थे। एक तो मंडल आयोग की रिपोर्ट साल 1990 में जब लागू कर दी गई थी आपकी VP सिंह सरकार के द्वारा, तो उसको साल 1991 में वैधानिक दर्जा देने के लिए PV नरसिम्हा राव ने क्या किए थे, प्रयास किए थे। साथ ही साथ 10% आरक्षण जो कि साल 2019 में मिला, इसके लिए एक प्रयास साल 1991 में भी हुए थे PV नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा। लेकिन वो क्या है, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, उसको निरस्त कर दिया गया था कि ये क्या है, समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। और एक और केस हुआ था साल 1992 में, जो कि आपका इंदिरा साहनी केस है, उसके ऊपर भी बताऊंगा कि क्या मामला हुआ था। तो फिलहाल ये 103वां संविधान संशोधन 2019 में लाया गया था, और इसके साथ ही ये प्रावधान किया गया था कि जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण, 10% का रिजर्वेशन बोल सकते हैं, या फिर जो शैक्षणिक संस्थानों में, यहाँ बात किसकी चल रही है, शैक्षणिक संस्थानों की बात चल रही है, यहाँ पर नौकरी की नहीं चल रही है बात। जो नौकरियों में EWS लगता है, 10% का आरक्षण लेते हैं, तो ये फिलहाल जो बात चल रही है 10% शैक्षणिक संस्थानों की बात चल रही है। शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का रिजर्वेशन। ठीक है जी। यहां पर क्या है, 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, कहां, शैक्षणिक संस्थानों में। इज दैट क्लियर। ये पूरा का पूरा हो जाता है हमारा अनुच्छेद संख्या 15। अनुच्छेद संख्या 15 में एक बार मैं वापस से रिवाइज करा देता हूं, हमने क्या क्या देखा था अनुच्छेद 15 में। ठीक है, अनुच्छेद 15 राज्य के केवल 5 आधारों पर, ठीक है जी, 5 आधार कौन कौन से हैं आपके, नंबर 1 जन्म स्थान, धर्म, जाति, मूलवंश तथा लिंग के आधार पर क्या है, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है जी। अनुच्छेद 12 मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा में कौन कौन आपके सम्मिलित हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 15 का सेकंड क्लॉज बताता है, बोले कि इन 5 के आधार पर कोई व्यक्ति भी या कोई संस्था
भेदभाव नहीं कर सकती। जैसा कि कोई व्यक्ति आप नाई की दुकान पर गए, वो जरा से हम कहते बोले कि भाई साहब मैं तो केवल क्या है हिंदुओं के ही बाल काटता हूँ, मैं मुस्लिमों के बाल नहीं काट सकता, क्योंकि वो सार्वजनिक स्थान है, वो बाल काटने की जगह है, तो वो क्या है ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता। अगर करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स का आनंद है। बोलो भाई साहब इन लोगों ने, हिंदू वाले जितने भी हैं, इन नाइयों ने कम्युनिटी बना रखी है, ये मुस्लिमों के बाल ही नहीं काटते, है ना। तो उसके ऊपर दो चीज़ें बता दी गई कि भैया होटल, मनोरंजन स्थान, सार्वजनिक स्थान वाली जितनी भी चीज़ें हैं। दुकान का मतलब यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ, इसमें दुकान और ऐड कर सकते हैं, दुकानें, दुकानें, दुकानों में आपका कोई भी दुकान आ सकती है, राशन की दुकान, नाई की दुकान और आपके परचूने की दुकान या किसी कपड़े की दुकान, सारी की सारी दुकानें क्या है इसके अंतर्गत आ सकती हैं। तो इन स्थानों पर क्या भेदभाव नहीं कर सकता। कुएं, तालाब, स्नान घाट पर आदि क्या कोई भेदभाव नहीं कर सकता। उसके बाद अनुच्छेद 15 का 3 बताता है कि राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। विशेष प्रावधान में मैंने बता दिया, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता हो सकती है, या फिर जिस समय वो गर्भवती होती हैं उस समय उनको अवकाश दिया जाता है, मातृत्व अवकाश के नाम से उनको जाना जाता है। बच्चों के लिए विशेष प्रावधान मैंने बताया था आपको कि 6 से 14 वर्ष तक के लिए क्या निःशुल्क शिक्षा मिल सकती है, और भी बच्चों के लिए योजनाएं चलती हैं। ठीक है जी। अनुच्छेद 15 की 4 की बात करूं तो ये पहले संविधान संशोधन केस था, कौन सा, चंपकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य। और क्या किया गया था कि राज्य क्या है सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उत्थान के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, पिछड़े वर्ग के लिए। लेकिन यहाँ तक साल 1991 में जब ये आया तो पिछड़े वर्ग का यही नहीं पता था कि पिछड़ा वर्ग है क्या। पिछड़ा वर्ग यहाँ लिख तो दिया गया संविधान में, लेकिन डिफाइन नहीं किया गया। उसके लिए पहली बार 1955 में प्रयास किए गए थे, जब काका कालेकर आयोग बनाया गया था, और उसकी रिकमेंडेशन को क्या है राष्ट्रपति के द्वारा मना कर दिया गया था, बोले कि ये क्या है नहीं मानी जाएंगी। उसके बाद अगला देखा था हमने कौन सा, अनुच्छेद 15 का 5, 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा क्या था, इसको लाया गया था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा SC ST को शिक्षण संस्थाओं में पदों में छूट दी गई थी। ये किसके लिए दिया गया था, ये सभी शिक्षण संस्थान है, यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ सभी शिक्षण संस्थान, सभी शिक्षण संस्थान, सभी शिक्षण संस्थान, चाहे प्राइवेट है चाहे कैसा भी है, सभी शिक्षण संस्थानों में। ठीक है जी, ये विशेष प्रावधान कर दिया गया। और ये 15 का 6 जो कि जोड़ा गया था 103 में संविधान संशोधन के द्वारा, इसको शॉर्ट में EWS के नाम से क्या है आप जानते हैं। चलें आगे की तरफ।